Hello students, how are you? I hope you all are fine students. चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाएं। तो हमारा टॉपिक है आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। वॉइस स्टूडेंट्स दो तरह की होती हैं। वॉइस मीन्स किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को कहने का तरीका, ठीक। वॉइस मीन्स आवाज, ठीक है। एक एक्टिव और दूसरी पैसिव। जैसे कि इनके नेम से पता चलता है, एक्टिव जिसमें कुछ एक्टिव रहता होगा और पैसिव मीन्स जिसमें कुछ ऐसी चीज है जो निष्क्रिय रहती है, काम नहीं करती। और एक्टिव मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ एक्टिव रहता है, कोई ऐसा है जो सक्रिय रहकर काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन है ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में एक्टिव रहता है और पैसिव वॉइस में पैसिव रहता है। तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बेस पर हम आपको समझाएंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग a letter. I am writing a letter. मैं एक पत्र लिख रही हूँ या लिखता हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है आई, एक वर्ब है और एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कि हम एग्जाम्पल को ही लिख कर समझें, ठीक है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा हो और वो काम करता हो, ठीक है, एक्टिव रहता हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस सेंटेंस में अर्थ निकलता है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं कौन है? सब्जेक्ट। यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट ही मेन होता है, वही करता होता है, वही काम को करने वाला होता है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या होगी एक्टिव वॉइस की? इन सेंटेंस को बनाने से पहले इसकी डेफिनेशन भी याद होना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस जिस सेंटेंस में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता मुख्य होता है, सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, वही सारा काम उस सेंटेंस में करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। एक सेंटेंस में लिखूंगी और आप उसके अकॉर्डिंग देखकर बताएंगे कि उस सेंटेंस में कौन प्रधान है, कौन निष्क्रिय है। सेंटेंस है, a letter is being written by me। सब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में? a letter, ठीक है। वर्ब क्या है हमारी? is being written, ये हेल्पिंग है और ये मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक? अब इस सेंटेंस का अर्थ निकलता है, एक पद is being written लिखा जा रहा है बाय मी, मेरे द्वारा। काम कौन कर रहा है? इसका अर्थ था मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, काम कौन कर रहा है लिखने का? आई, यानी कि सब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, यानी मेन करता है, मुख्य रूप से वही काम कर रहा है। सेंटेंस इसमें क्या है? एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यानी कि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मेरे। काम कौन कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, काम ऑब्जेक्ट कर रहा है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है। पत्र कोई अपने आप नहीं लिखा जाता, दूसरों के द्वारा लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाता है? बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इस सेंटेंस में जो हमारा आई था वो काम कर रहा था, एक्टिव था, वो सक्रिय था, तो इसलिए इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय
क्लियर हो गया। चलिए आगे अपने नेक्स्ट देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो उसका जो फर्स्ट रूल है उनमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या सभी सेंटेंस की पैसिव बनाई जाती है। नहीं, हमारे 12 तरह के सेंटेंस हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 12 में से 8 तरह के सेंटेंस की पैसिव बनाई जाती है और बाकी जो 4 रह जाते हैं उनकी पैसिव नहीं बनती। ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनमें से 4 कौन से रह जाते हैं देखते हैं और 8 किसकी पैसिव बनती है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस की पैसिव बनाई जा सकती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज आर है, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी और हर एक सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, बाकी का रूल सेम होता है, ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज होता है, बाकी का किसी रूल में कोई चेंज नहीं होता। आपको जो एक्टिव से पैसिव में याद रखना है वो इन वर्ब्स को ही याद रखना है। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी स्टूडेंट्स, इज आर एम। इज आर एम मींस तीनों में से जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की भी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है और इसमें क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर्ब। अगला है हमारा थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में भी हम पैसिव बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल बी या शैल। विल बी और शैल बी का रूल आपको पता ही है, आई और बी के साथ शैल बी लगेगा और बाकी अगर जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं सब के साथ विल बी का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वही रहती है इज आर एम, लेकिन इनमें बीइंग वर्ड और जुड़ जाता है बी इन आईएनजी बी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब था आईएनजी, ठीक है। लगातार काम कंटिन्यूअस है, लगातार जारी है, ठीक है, तो आईएनजी तो इसमें नहीं है। अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, वॉज वर्ब, वही वाली आपकी जो पहले यूज हुई है और उसके साथ क्योंकि कंटिन्यूअस है उसके साथ आप बीइंग का यूज करेंगे, बी ई आई एन जी, ठीक है। बीइंग आईएनजी लगा है बी में तो इसका मतलब सिंपल कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमारा है 6 प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। इसमें आप हैज या हैव का यूज करेंगे प्लस बीन का यूज करेंगे, बी डबल ई एन बी, ठीक है। तो हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है देखिए, हेड लगेगा हेल्पिंग वर्ब और बी लगेगा। हेड सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सभी में हेड भी होता है और मेन वर्ब के तौर पे हम हेड भी दोनों का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा प्रेजेंट के हम 3 चीजों की यूज, प्रेजेंट में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं जिनकी हम पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगला पास्ट की देखें, पास्ट में भी तीनों की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में 2 तरह के सेंटेंस की बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। यहां पर जो हमारा 8वां नंबर होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में 2 तरह के सेंटेंस की पैसिव बनाई जाती है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस जो 2 होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनकी हम पैसिव नहीं बनाते। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट में बीन वर्ड लगता है, बी डबल ई एन बी तीनों में, ठीक है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो। और कंटिन्यूअस जो होते हैं उनमें बीइंग बी आई एन जी वर्ड का यूज करते हैं। विल हैव बी या शैल हैव बी।
ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा रूल फर्स्ट था जिसमें हमने सीखा कि 8 तरह की बनती है, पैसिव वॉइस 4 की नहीं बनती, फर्स्ट रूल। अब चलिए देखते हैं सेकंड रूल। नंबर सेकंड है कि जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है एक्टिव वॉइस में और हमें उसकी पैसिव बनानी होती है, तो हम पहले सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे सी राइट्स ए लेटर। तो जब हम इस सेंटेंस की जो कि एक्टिव वॉइस में है, कैसे पता चलता है कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसकी जो मेन वर्ब होती है या तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी या सेकंड में होगी, और जरूरी नहीं कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, लेकिन जो सेंटेंस पैसिव में होता है उसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। ठीक है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसमें हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो जिस सेंटेंस में इस तरीके से ऐसे यस लगा रहता है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, क्योंकि हमें इससे पहचान करनी पड़ती है सेंटेंस की, तभी तो हम उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूल है शी जो हमारा सब्जेक्ट है इसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और जो ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखकर पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बना दिया अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। अ लेटर एक है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? अ लेटर ए। अब मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है कि जितने भी आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस करोगे ये नोट करके लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। तो अ लेटर इज, पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब क्या आएगी? मेन वर्ब, यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ए लेटर इज रिटन। ठीक है, उसके बाद अब क्या रह जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे बनाएंगे हम? जो सब्जेक्ट था हमारा एक्टिव वॉइस का, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। सी तो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अ लेटर इज रिटन बाय हर। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप ऐसे बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज करोगे, क्योंकि इसका अर्थ ही निकलता है कि एक पद उसके द्वारा लिखा गया, बाय मीन्स के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का चार्ट आपको याद होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय लिखना है। फिर दूसरा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट का चार्ट किस तरीके से बनता है। अगर हमारे पास आई सब्जेक्ट है और हमें उसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्ट होता है बी। ठीक है स्टूडेंट्स, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस अस। और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ये ऑब्जेक्ट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पैसे बनाने के लिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो इसकी हमें जरूरत होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो जो अब तक बात की हमने, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस में थी कि अगर हमारे पास कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाए या नेगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो हम कैसे बनाएं। सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर में बच्चों कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर किसी सेंटेंस में नोट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, जैसे कि आपके नॉर्मल सेंटेंस में होता है। अब अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया जाए, स्पेशली अगर वो सेंटेंस हु का हो, तो उसे
यानी कि हु वाले सेंटेंस में बाई सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है और हु का हूम बन जाता है, बाई हूम, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हु वाला, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हु वर्क हु रोट दिस ड्रामा, ये ड्रामा किसने लिखा। हु की जगह हमें क्या यूज करना है, बाई को यहाँ पर लिख देते हैं, बाई हु। उसके बाद हमें क्या देखा, हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, रोट, रोट आया है, रोट का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो यानी सेंटेंस कैसा है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान कीजिए, फिर मेन वर्ब से पहचान कीजिए कि वो सेंटेंस कैसा है। ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में भी आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसे बनाते वक्त क्या लगाते हैं, वॉज या वर, बाय हूम वॉज, एक है सिंगुलर है तो ठीक है, ड्रामा एक है हमारा वॉज लगेगा। बाय हूम आ गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस का, ड्रामा, दिस ड्रामा। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दिस ड्रामा है, तो इसे हम सब्जेक्ट बना कर लिखेंगे दिस ड्रामा, बाय हूम वॉज दिस ड्रामा। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म लिखिए। देख लेते हैं इसमें मेन वर्ब है क्या, यस रोट, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, बाय हूम वॉज दिस ड्रामा रिटन। और सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाएं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे बाय हूम से। ये हूम वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है, उसमें स्टार्टिंग में व्हाट आता है, हाउ आता है, तो आप सेंटेंस वैसे ही बनाएं जैसे आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इस तरीके से। और अगर किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड ना के हेल्पिंग वर्ब से बना हो तो आप उसे वैसे बनाएं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके मैंने पैसिव वॉइस के लिए बेसिक रूल बताए हैं। लेकिन मैं एक रूल के तौर पे आपको लिख देती हूँ। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव टू टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, दूसरे हेल्पिंग वर्ब से। अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और अगर कभी नोट भी आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है तो आप किसी भी सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लीजिए और उसके बाद यही रूल फॉलो करिए, सेंटेंस आपका आसानी से पैसिव बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। कैसे होगा सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन बाई हर। ठीक है, अगर सेंटेंस नोट वाला होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कि she does
नॉट ईट मैंगो। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। नॉट से बना हुआ है लेकिन नेगेटिव है, तो बनाइए ऑब्जेक्ट को लिखिए पहले मैंगो, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है मैंगो। उसके बाद मैंगो एक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इज। उसके बाद नॉट, उसके बाद जो मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म ईटन, इज नॉट ईटन। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इसे हम पीछे ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे और इससे पहले बाई। मैंगो इज नॉट ईटन बाई